So hello दोस्तों, today we are going to study chapter 1 chemical reactions and equation. So from today we are going to cover up the science part. Okay, so let's start. What is chemical reaction and equation? So हम लोग start करते हैं चैप्टर के नाम से ही कि chemical reactions क्या होते हैं. केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल चेंज को दिखाते हैं. मैं आगे बताता हूँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में. ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज है उसके बारे में पढ़ते हैं. मैंने क्या करा, एक वुड लिया, एक पेड़ से मैंने ट्री से कट करके एक वुड लिया. तो वुड लेने के बाद अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर लेके चले जाऊं या फिर सिंपल सी बात है मैं इसके अंदर आग लगा दूं तो इसकी पूरी की पूरी स्टेट ही बदल जाएगी. क्यों? क्योंकि ये एशिज में बदल जाएगा बाद में जाके. ठीक है, ये किस में बदल जाएगा? एशिज में. पर ये तो हो गया हम लोगों का केमिकल चेंज. अब आ जाते हैं फिजिकल चेंज के अंदर. फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है? फिजिकल चेंजेस के अंदर जैसे कि मैंने एक लेमन लिया, ठीक है, और फिर लेमन के स्लाइसेस कर दिए. ठीक है, लेमन के स्लाइसेस कर दिए. तो देखो फिजिकल चेंज के अंदर हम लोगों का जो मैटर है, मैटर क्या होता है? कोई भी एटम जो तुम्हारे मतलब जो सराउंडिंग के अंदर जो भी है तुम्हारा, कोई भी सामान को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैटर कह सकते हैं. तो कोई भी सब्सटेंस जो तुम्हारे आसपास है, अगर हम लोग उसकी स्टेट को और स्टेट या मैटर को चेंज नहीं कर मतलब चेंज करते हैं. देखो अगर हम किसी भी स्टेट, भाई यहाँ से काटनी पड़ेगी. देखो अगर केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस के अंदर आप पूरा का पूरा मैटर ही बदल देते हो, मतलब एक न्यू सब्सटेंस को क्रिएट कर देते हो. पर फिजिकल चेंजेस के अंदर आपका न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है, आप उसी सब्सटेंस के अंदर से बनाते हो. जैसे लेमन से मैंने स्लाइसेस बना दिया, तो जैसे मैंने मैंगो से फिर मैंगो शेक बना दिया, इस तरीके से. एंड वुड या एशिड में बदल गया तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी बदल दी, इसकी स्टेट ही बदल दी, इसका पूरा का पूरा चेंज कर एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है. तो ये होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. ठीक है, अब आ जाते हैं बुक में. देखो यहाँ पर हमें क्या बताया कि बेसिक देखो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को देखते हैं. जैसे कि अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर के अंदर छोड़ देते हैं तो उसके अंदर भी समर्स के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं. अगर हम कर्ड के अंदर भी रिएक्शंस हो जाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से, है ना, वो सब चीजें. एंड फूड कुक करते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ठीक है, और मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं या दूध उबल जाता है तो बॉईल करते हैं वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस ही है. जो तुम खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है. मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं. हमारी डेली लाइफ में हर रोज केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते रहते हैं और रिएक्शंस भी होते रहते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन. इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत बार देखा है. मैंने इतने सारे पीवाईक्यू सोल्व करे हैं क्लास 10 के, बहुत सारे. मैंने इतनी बार देखा है कि ये वाला है. देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है. हम लोग मैग्नीशियम रिबन को देखो, यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे. दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट. ठीक है, ऑफ कोर्स टीचर के असिस्टेंट और सूटेबल एग्लास. ये तो फालतू की चीजें हैं, इनसे कोई नहीं पूछेगा. यहाँ से देखो, क्लीन है मैग्नीशियम रिबन. हमने एक मैग्नीशियम की रिबन दी है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी है, और हमने सैंड पेपर लिया है. उन दोनों को रब किया हमने, उसके बाद उस दोनों को होल्ड कर लिया. मतलब एक टोंग होती है, सीजर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे हमने लिया और ऐसे उन दोनों को पकड़ लिया. ठीक है, फिर उसे बर्न किया स्पिरिट लैम्प से या बर्नर से, जो बर्नर होते हैं आपकी केमिस्ट्री लैब में, और फिर कलेक्ट किया उसकी एशिड जो बनी है, फॉर्म हुई है, उसकी एशिड को बर्न किया. तो अभी क्या होता है, देखो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, तो मैग्नीशियम जो रिबन था, मैग्नीशियम जो रिबन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट है ना उसके साथ रिएक्ट कर देता है. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ आया, प्लस हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. समझ गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो ऐसे होता है. मैग्नीशियम रिबन लिया था तो यहाँ से मैग्नीशियम आ गया,
मैग्नीशियम लिया और फिर हवा में ऑक्सीजन था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये होती है केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, मैं आपको परफेक्टली बताता हूँ कैसे होता है। देखो, और एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो व्हाइट पाउडर होगा, व्हाइट कलर का होगा और पाउडर जैसा होगा, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था एयर की प्रेजेंस में, उसका रिएक्शन और मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, तब जाके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और उसका जो कलर था वो मतलब वो दिखता कैसा था, वो व्हाइट पाउडर था मेरे भाई, समझ गए, क्या था, व्हाइट पाउडर था। ये वाला रिएक्शन भाई काफी इंपॉर्टेंट था, उसकी केमिकल इक्वेशन में लिखने को आ जाता है। केमिकल इक्वेशन में लिखकर दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना। मैग्नीशियम को हम लोग Mg लिखते हैं, ये मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम, रुको मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मैं पूरा केमिकल रिएक्शन लिख कर दिखाता हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, उनका सिंबल भी होता है। देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, तो एक मैग्नीशियम, फिर हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो हम लोगों का क्या बना था, हम लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया और प्लस करा ऑक्सीजन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एरो क्या बताता है, ये प्रोडक्ट बताता है, ये दोनों रिएक्टेंट है, हमने इसको और इसको रिएक्ट करवाया तो ये रिएक्टेंट हो जाते हैं, और हमारा जो लास्ट में आया उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, समझ गए, बहुत आसान है। अब आ जाते हैं, इनको लिखते कैसे हैं केमिकल के। अब इतना बड़ा बड़ा तो हर टाइम मैं लिखूंगा नहीं कि ये मैग्नीशियम है, बार बार हमने क्या बनाया है, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि हम ये दिमाग लगाते हैं कि इसका M ले लेते हैं, इसका G ले लेते हैं, तो Mg हो गया मैग्नीशियम, उसका ऑक्सीजन का O ले लेते हैं तो O बन गया, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसका हम लोग Mg हो गया, और ये जो O देखो, Mg और O, तो MgO हो गया, समझ गए। इतना समझ लो, इतना फिलहाल के लिए मोर देन इनफ है, समझ गए। मैग्नीशियम का Mg ले लिया, ऑक्सीजन का O था वो O ले लिया, और दोनों बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का Mg और ऑक्साइड का O, समझ गए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसे हम लोग बैलेंस भी करते हैं, बैलेंसिंग आगे है, मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं, मैं स्टार्टिंग से बता दूं, देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना, वो एक्चुअल में O नहीं, मतलब O ही होता है, रिप्रेजेंट करेंगे तो वो O ही है, पर नेचर में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो O2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा O2 में प्रेजेंस होता है, ठीक है। और तुमने ओजोन लेयर के बारे में कभी पढ़ा होगा, वो O3 होता है, ठीक है। यहाँ पर O2 के फिलहाल दिमाग से समझो, यहाँ O2 है, ये O2 क्या है, ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये जो O2 है यहाँ पर तो 2 है, पर जब प्रोडक्ट बनता है तो एक ही है भाई, समझ रहे हो। हमने एक रूल होता है, लो मास का रूल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मास होता है वो कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, और जो एनर्जी होती है कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ये उस लॉ को ओबे करती है। तो यहाँ पर जितना है उतना ही वहां बनेगा, ये बात याद रखना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ गई, हम लोग क्यों पढ़े बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमारा तो नॉर्मल लाइफ में भी अनबैलेंस ही चल रहा है, तो हम क्यों पढ़े। देखो मेरे भाई, अगर वो, क्योंकि वो ओबे करना पड़ता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने अभी बताया, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ना उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर O2 जो है वो यहाँ पर है, ये इतना समझ गए, तो वहां पर भी O2 ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर यहाँ लिखने के बजाय हम लोग यहाँ लिखते हैं, हमेशा कहाँ लिखते हैं, यहाँ सामने लिखते हैं, समझ गए, समझ गए। ये 2MgO हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर जो Mg होगा वो भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2Mg हो जाता है।
फिलहाल के लिए ये इसकी इक्वेशन है, इसको तुम लोग याद कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आती है क्वेश्चंस के अंदर, बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर भी आती है। हो गया, अब आ जाते हैं आगे। अब मैं ये पूछूं अगर तुमसे कि केमिकल रिएक्शन कब हुआ, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, चेंज इन स्टेट होगा, जब स्टेट बदल जाएगी तब होगा, जब कलर बदल जाएगा तब होगा, जब गैस जो होगी वो इवोल्यूट कर जाएगी तब होगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तब होगा। केमिकल रिएक्शन कब होगा? कब होगा? जब किसी की भी स्टेट बदल जाएगी, जब किसी का भी कलर बदल जाएगा, जब जो गैस है वो इवोल्यूट कर जाएगी, ठीक है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है, सिंपल। अच्छा, अब तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, SCGT, ठीक है, SCGT ऐसे याद कर सकते हो, बहुत आसान है। SCGT सिंपल, GT कार होती है तो GTR वाली जो कार होती है उससे याद कर सकते हो, SC और GT, समझ गए? ऐसे समझ लो कोई SCGT चला रहा है, बहुत आसान है। आ जाओ आगे चलते हैं। ये इससे केमिकल रिएक्शन का पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि 10th में ये सब बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करवाते हैं। कैसे? जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक डाल देते हैं, Zn डाल देते हैं। तो अब देखो क्या होता है, हम लोगों का फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखना ध्यान से। देखो, हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ये लिया हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब, ये ले ली, ठीक है। लेने के बाद क्या करा हम लोगों ने, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर, पूरे के अंदर ये डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर Zn डाले, Zn के ग्रेन्यूल, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये जिंक के बने हुए, जिंक के बने हुए, तो ये इन्हें हम लोग शॉर्ट में Zn लिखते हैं। जैसे वो मैग्नीशियम का Mg था तो ऐसे शॉर्ट में Zn लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस निकल आई, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकल आई। कैसे आई? इसका भी केमिकल रिएक्शन होता है मेरे भाई। कैसे आई ये देखो तुम लोग, देखना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग लिखते हैं H2SO4, प्लस में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं, H2SO4, ठीक है, H2SO4 लिखते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग लिखते हैं H2SO4। अब इसके अंदर जिंक की ग्रेन्यूल्स डाले, यानी कि जिंक के छोटे छोटे से ये टुकड़े हैं, ये डाले हैं, तो हम लोग Zn लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जिंक का Zn आ जाता है, समझ गए? अब आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, आगे क्या होता है मेरे भाई, ये होता है Zn, ये क्या करता है, Zn जो होता है वो H2 को लात मार के हटा देता है कि चल हट, मैं यहां पर आऊंगा SO4 के साथ, तो ये Zn SO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। समझ गए? समझ गए? क्या समझे कि ZnSO4, Zn ने H2 को हटा के बाहर निकाल दिया, प्लस में निकाल दिया और खुद जाके SO4 के साथ बन गया। तो यहाँ पर Zn यानी कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। समझ गए? ZnSO4 बन जाता है और H2 जो है वो गैस निकल जाती है। इसलिए ये वाला रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या निकला, H2 गैस निकली। सिंपल। आ जाओ अभी मैं सब कुछ सिखा दूंगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मैंने अभी बताई कैसे लिखते हैं, वो रिएक्टेंट्स इस तरफ होते हैं, प्रोडक्ट इस तरफ होती है। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स वे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं, कि भाई हम दोनों रिएक्टेंट हैं, हम दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे,
जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके हिसाब से समझ गए। मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आसानी से समझ गए होंगे। जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे होते हैं, समझ गए। और इनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं कि दो है तो, और एरो आ जाती है कि भाई प्रोसेस हुई है, समझ गए, कि थोड़ा प्रोसेस हुई और फिर ये प्रोडक्ट है, समझ गए। लिखते कैसे हैं मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, समझ गए। आ जाओ अभी। अब केमिकल इक्वेशंस को हम लोगों को बैलेंस भी करना होता है मेरे भाई, बैलेंस भी करना होता है। अभी ये वो वाला वही रिएक्शन दे दिया, देखो जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अभी जो हमने पढ़ा था ये ने वही रिएक्शन दे दिया, जैसे तुम लोगों को बेफालतू में कुछ भी याद ना करना पड़े। अब ध्यान से देखो, जिंक था तो मैंने बताया था Zn बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, तो ZnH2 को हटा देगा, चल हट, और ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। सिंपल। अब आ जाते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करना होता है, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। बैलेंस करने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की तरफ जितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ जितना है मास हम लोगों का, उतना ही हम लोगों का प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, समझ गए। रिएक्टेंट की तरफ जितने हैं उतना ही प्रोडक्ट की तरफ मास होना चाहिए, ये होता है, समझ गए। क्यों बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास डिस्ट्रॉय। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में इतना मास था तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए, समझ गए। बेस्ट एग्जांपल Zn वाला दिया था। अभी देखते हैं मुश्किल वाला कैसे। अभी ZnH2SO4 इनको बैलेंस कैसे करें ये बताता हूँ अच्छे से, देखो। वैसे तो क्या है, बुक के हिसाब से जो तुम्हारा 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो बताता हूँ। एलिमेंट हम लोगों को यहाँ लिखने हैं, देखो ध्यान से। ये हम लोगों की केमिकल इक्वेशन आ गई थी, Zn क्या आ गई थी हम लोगों की केमिकल इक्वेशन, Zn जिंक, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन मेरे भाई, हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करेंगे, Zn को देखो एलिमेंट कहते हैं, इनको पता ही होगा, 9th क्लास में पढ़ लिया, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा सब कुछ कैसे इजीली तुम लोग ये केमिस्ट्री तो तुम हैंड टिप्स पर आ जाएगी तुम्हारी, इतनी आसान है। तो एलिमेंट जो है उनको तुम लोग सबसे पहले लिखोगे, ZnHSO एलिमेंट कौन कौन से है, एलिमेंट ध्यान से देखो, एक तो है Zn जो है जिंक, वो लिख दिया। फिर है H2 है, पर 2 3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, H है तो H को क्या करोगे, H है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिख दिया। अब S है तो S यहाँ पर सल्फर लिख दिया। O है तो O यानी कि ऑक्सीजन होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, समझ गए। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट हो चुके हैं, समझ गए। अब क्या करना होता है, चारों एलिमेंट को लाइन में लगाने के बाद हमें गिनना होता है ये कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिनने से पहले नंबर ऑफ एटम यानी एटम गिनने होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। पहले देखना है लेफ्ट हैंड साइड को, इसको देखना ही नहीं है, इस तरफ देखो ही मत, प्रोडक्ट वाली साइड को देखो ही मत, बस रिएक्टेंट वाली साइड को देखो, समझ गए। बस रिएक्टेंट वाली साइड को देखो, ये Zn प्लस में H2SO4, ये देखो। अब यहाँ देखो Zn के आसपास कोई नंबर है आगे या पीछे, नीचे, ये जो नीचे या ये वाला, क्या ऐसा कोई नंबर Zn के पास तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखोगे। Zn के पास एक ही है Zn, तो यहाँ पर एक ही लिखोगे, समझ गए। अभी हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो Zn एक ही है। अब H को देखो, H के आसपास कोई नंबर है, यस H के आसपास ये 2 है भाई, तो यहाँ 2 लिख दोगे। फिर S देखो, ट्रिक बहुत सारी है पर ये बेसिक वाला सीख लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार टीचर मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि NCERT में ये है, बोर्ड में अगर लिखने को आ गया तो यही करके आओगे, समझ गए। H 2 है, ये रहा। S कितना है, S भी एक ही है, क्योंकि उसके आसपास भी नंबर नहीं है। ये नीचे वाला नहीं देखना, ये S का नहीं, ये H2 का है, H का है, समझ गए, इसका नहीं है,
समझ गए होगे, ठीक है। अब आ जाता है ओ है 4। ये लिखने के बाद अब हम लोगों को सारे रिएक्टेंट की तरफ हो गए हैं। अब हम लोगों को प्रोडक्ट वाली साइड का देखना है। प्रोडक्ट वाली साइड का देखने के लिए ZnSO4। अब Zn तो एक ही है फिर से, तो इस तरफ भी वापस से एक लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाले की बात कर रहा हूँ, तो Zn तो फिर से एक ही है। फिर S जो है हम लोगों का वो भी एक ही है, तो यहाँ भी एक ही लिखो। O है वो 4 है, O है जो 4 है वो, और H है वो 2 है। समझ गए, समझ गए, समझ गए होंगे। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है Zn, उस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, उस तरफ सल्फर 1 है, इस तरफ भी है, ऑक्सीजन उस तरफ 4 है, इस तरफ भी है। अगर नहीं हो तो क्या करना है, अगर यहाँ पर सोचो 2 Zn दे दिया होता तो यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो फिर यहाँ पर 2 Zn लिखना होता आप लोगों को। समझ गए? अगर नहीं समझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझे मैं वापस से वीडियो बना दूंगा सिर्फ बैलेंस करने की चीजों पे, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीखना ही सीखना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ठीक है। ये सीख लिया तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग इजीली बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाओगे। ये सब वही है, आ जाओगे। अब इधर आके इनके जवाब देते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा दूसरों की वजह से। समझ गए? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हाइड्रोजन का H करके लिख देना है, इसका Cl कर देना है HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा HCl करके। बहुत आसान है ऐसे तुम लोग, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, Cl2 में प्रेजेंट होता है, तो H प्लस में Cl2, तो यहाँ पर 2HCl आ जाएगा, बैलेंस करोगे तो। समझ गए? तो यहाँ पर भी 2 आएगा। समझ गए ना? 2H प्लस में Cl2, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे तुम लोग सारे कर सकते हो, एक बार तुमने अच्छे से समझ लिए होंगे तो, ठीक है। सिंबल्स यानी कि बैरियम क्या होता है, Br होता है, Cl क्या होता है, Cl2 की प्रेजेंट में होता है। तो अगर बैरियम क्लोराइड एक साथ आ जाता है तो ये BaCl2 बन जाता है। समझ गए? BaCl2 सोडियम सल्फेट बताया था मैंने, Na2SO4 ऐसे होता है। इन वाटर है H2O डाल दो। समझ गए? ऐसे करके पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाएगा तुम लोगों का। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ऐसा समझो तुमने पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन सब समझ लिया है। अब आ जाते हैं टाइप्स, कि भाई केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। हमें तो ये आ गया कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, अब ये बता दो कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कैसे कि A प्लस B करोगे तो AB बन जाएगा, यानी कि A और B को तुम प्लस करवाओगे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। समझ रहे हो? मैं A हूं, मेरा दोस्त B है, तो अगर हम दोनों एक साथ आ जाएंगे। समझ रहे हो? A प्लस B करोगे AB बन जाएगा। समझ गए होगे? अब इस रिएक्शन की बात करते हैं। सारे रिएक्शन जो तुम्हारी बुक में है बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, यही आएगा सेम टू सेम। तो ध्यान से सुनना। हमने इसके अंदर क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, ये ले लिया हमने एक बीकर। समझ गए? बीकर लेने के बाद इसके अंदर हमने वाटर ऐड पहले से ही करा हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, हमने इसके अंदर वाटर, एक बीकर था भाई, बीकर इसे कहते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर का बर्तन सा होता है, और इसके अंदर हमारे पास पानी पहले से ही था, वाटर पहले से ही था। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। कैल्शियम को कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग का है ना, ये Ca लिखते हैं, और ऑक्साइड हो जाता है O, तो CaO हो जाता है मेरे भाई। ये समझ गए? कैल्शियम ऑक्साइड को लिखते हैं CaO, समझ गए होगे? ठीक है, CaO, ये CaO है, हमने इसको पानी के अंदर डाला, तो यानी कि प्लस में H2O, पानी को H2O बोलते हैं, नहीं पता हो तो हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये सब याद रख लेना, बहुत जरूरी होता है भाई।
CaO प्लस में H2O कर दिया हम लोगों ने, तो क्या बना, ये बना। देखो यहां पर ध्यान से, पानी के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड नाम की एक चीज डाल दी, तो CaO जो था उसको हमने पानी के अंदर डाला, तो CaOH2 बन गया। समझ गए, समझ गए। देखो CaO के अंदर H2O डाला तो CaOH2 बन गया, CaOH बाहर 2 बन गया। समझ गए, समझ गए होंगे। अब ये तो तुमने याद कर लिया, इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये था कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर डाला, तो क्या बना ये हम लोगों का, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए। और हीट रिलीज हो गई, हीट जो थी रिलीज हो गई, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा गर्म वाला रिएक्शन होता है। समझ गए होगे। अब आ जाते हैं आगे, इतना तो हमने समझ लिया। अब एक और चीज याद करो, CaO को हम लोग जनरली, ऐसे H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, उसे हम लोग आम भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर कह देते हैं। तो ऐसे ही CaO को हम लोग क्विक लाइम कह देते हैं, और जो बनता है उसे स्लेक्ट लाइम कह देते हैं, यानी कि CaOH2 को, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ट लाइम कह देते हैं। ये सब याद रखना। अब आ जाते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, CaOH2 बन गया था अभी अभी हमारा। CaO के अंदर हमने जब H2O मिलाया तो हम लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मैंने बताया। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, मतलब गैस डलवा दूं या रिएक्ट करवा दूं, तो CaCO3 बन जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है मेरे भाई, और पानी निकल जाता है। समझ गए, पानी निकल जाता है, तो CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा मेरे भाई। बहुत आसान था इससे। अब ये क्यों बढ़ाया, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, जब हम लोग पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, तो बहुत ज्यादा शाइनी फिनिश देता है, मतलब चमकती हैं दीवारें, वॉल्स चमक जाती है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो जो हमारी वॉल्स होती हैं वो चमक जाती है। समझ गए, शाइन करने लग जाती है। अब ये छोटे मोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बताया था, A+B बन गए AB, तो C+O2 बन गया CO2। समझ गए। ये S और G क्या है, S यानी कि सॉलिड हो गया। ये बता रहा है कि जो C है यानी कि हम लोगों का कार्बन है वो कौन से स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन का बता रहे हैं गैस स्टेट में है। समझ गए, इतना समझ गए। तो ये बन गया CO2। अब आ जाता है, ये हो गया बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो CO2 बन जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। देखो वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम H2 वाली हाइड्रोजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, ये दोनों ने रिएक्ट किया तो बन गया H2O। H2O क्या होता है, पानी होता है। पानी क्या होगा, पानी लिक्विड होगा, तो इसलिए यहाँ पर L लगा दिया है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। इतना तो तुम लोग आराम से समझ गए होगे। अब आ जाते हैं आगे। और अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि A+B बिकम्स AB, ऐसे इसको तुम लोगों को रिएक्शन की मतलब लैंग्वेज की भाषा में लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि ब्रैकेट में लिख देना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं। इसलिए मैंने बोला था A+B दो सब्सटेंसेस हैं, जब ये एक साथ आके AB बन जाते हैं यानी कि एक बन जाते हैं, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात ठीक है। और भी रिएक्शन दे रखे हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्स में, यानी कि देखो एग्जिट, ट्रिक है एक्स यानी कि
एग्जिट से दिमाग लगा लो। थर्मिक का मतलब होता है, मतलब हीट का काम होता है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, एग्जिट ले रही है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है। समझ गए, समझ गए। एंडोथर्मिक इसका भाई होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एंड से अंदर, अंदर जैसा बन रहा है ना, END अंदर अंदर, तो यानी कि हीट रिलीज नहीं होती है मेरे भाई, हीट एब्जॉर्ब होती है। समझ गए, इतना समझ जाओ। अब बहुत समझ गए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, यानी कि CH4 यानी कि मीथेन ले लेंगे और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज हो गया मेरे भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी वाला रिएक्शन है, क्योंकि ये बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस जब आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, तो सबसे पहला रिएक्शन बायोलॉजी में यही आ जाता है। ये क्या है? ये क्या है? जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, भाई MgO था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, भाई वो नॉर्मल ऐसा, वो ऐसा दिखता था, ग्लूकोज ऐसा दिखता है, C6H12O6। कैसे याद करोगे? C6 है, 6 2 जा 12 होता है, और फिर से 6 लिख देना, C6H12O6। भाई ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 6 12 6 मैंने नंबर बता दिया, कैसे याद होगा? C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। ये एक्वेस है, एक्वेस का मतलब बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं है। अब आ जाता है 6O2 भी है। देखो इतने सारे 6 आ रहे हैं, तो O2 ऑक्सीजन भी तो 6 ही लेगा एटमॉस्फेयर में, तो 6O2 ऑक्सीजन तो वैसे भी 2 ही में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो O2 में है, तो यहाँ पर 6। समझ गए। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, ग्लूकोज को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो आप लोगों का हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन, भाई ऑक्सीजन को अगर आप फर्दर आगे लेके जाओगे, रिएक्ट करवाओगे, ऑक्सीजन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। ये बात याद ही रख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, कहा है, हर बार नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये होता है। ऑक्सीजन CO2 में बदल गया और फिर पानी निकल आया और एनर्जी आ गई। समझ गए। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया और फिर पानी आ गया और एनर्जी आ गई, बस खत्म। ये वाला रिएक्शन हो गया मेरे भाई, है ना। अब आ जाते हैं आगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास AB होता है, वो A और B में बट जाता है। समझ रहे हो, इसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो 2 प्रोडक्ट्स में बट जाएगा। समझ रहे हो, डीकंपोजिशन यानी कि टूट जाना, बिखर जाना, काइंड ऑफ ऐसा ही है, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। टूट जाना, बिखर जाना। इसके अंदर इस बच्चे ने क्या करा, ये बच्ची बहुत होशियार बन रही थी, इसने एक बर्नर ले लिया, ठीक है, ये बर्नर है, ये इसने ये ले लिया और इसने एक टेस्ट ट्यूब ली, और ये टोंग होता है, सीजर जैसा होता है, ये इससे पकड़ी हुई है टेस्ट ट्यूब। इसने क्या करा, इसने पहले तो अपना नोज जो था वो थोड़ा साइड में कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, ठीक है। अभी क्या होता है, ये ट्यूब जो है वो बॉइल करने लग जाते हैं। क्यों? देखो ध्यान से, इसके अंदर था, इस ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे। क्या थे? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, यानी कि Fe2SO4। इतनी बार सल्फेट्स आ गया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ये SO4 हो जाता है, Na2SO4, Fe2SO4, Fe2 भी नहीं तो FeSO4 होता है, सच बताऊं तो मेन इसका FeSO4 होता है। तो FeSO4 अब तक तो समझ गए हो ये सब क्या है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इस लड़की ने इसने गर्म कर दी टेस्ट ट्यूब, और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उनको तोड़ के इसने क्या कर दिया, हीट दी। फेरस सल्फेट को हीट देने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया और SO2 और SO3 निकल गया, ठीक है। क्या गैस निकल गई? 2 गैसेज निकल गई। बहुत गंदी स्मेल आती है, ओडोर स्मेल आती है मेरे भाई, ये बात को याद रखें ना। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकली,
देखो FeSO4 से Fe2O3 आ गया, फेरिक ऑक्साइड, समझ गए, और SO2 और SO3 निकल गए, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, समझ गए होगे अभी तक तो इसे मैंने ऑलरेडी बताया। सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में निकल जाता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब ये एग्जाम्पल था फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4 7H2 होता है, ये बात याद रखना। यहाँ पर सिर्फ FeSO4 लिखा हुआ है, पर ये बात याद रखना है FeSO4 7H2 इस लड़की ने लिया था। ये पानी को लूज कर देता है, ये जो H2 है इसको लूज कर देता है बेचारा, छोड़ देता है गलती से। व्हेन हीटेड, जब गर्म किया जाता है पानी को छोड़ देता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, क्रिस्टल का कलर बदल जाता है मेरे भाई, क्रिस्टल का कलर बदल जाता है, बस इतना ही है, समझ गए। FeSO4.7H2 ये पानी को लूज कर देता है और अपना कलर चेंज कर लेता है, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब वो बच्ची ने बोला कि मैं तो एक और एक्सपेरिमेंट करूंगी, तो उसने क्या कर दिया, उसने देखो ये क्विक लाइम याद है आप लोगों को, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CaO प्लस में H2O, CaOH ब्रैकेट के अंदर 2, मतलब ब्रैकेट के बाहर 2, मतलब ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है मेरे भाई, याद हो तो, है ना, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज भी होती है, ये भी याद हो तो यहाँ पर CaCO3, जो CaCO3 होता है जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको हीट कर दोगे तो CaO बन जाएगा, यानी कि क्विक लाइम बन जाएगा यार, क्विक लाइम। याद है कैल्शियम ऑक्साइड, बताया था मैंने, वो हमने पानी के अंदर डाल दिया था ये कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने क्या करा था, CaOH2 को हम लोगों ने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिला दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिलाने के बाद वो व्हाइट वॉशिंग, याद है, पेंट करवाते हैं घर को तो शाइन करने लग जाता है, वो क्या बनाता है, CaCO3 बना देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो। ठीक है, लाइमस्टोन, इसी लाइमस्टोन को अगर हम लोग हीट कर देंगे यानी कि गर्म कर देंगे तो CaO बन जाता है, यानी कि सब कुछ CaO ने ही करा है, और ये लूप काइंड ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं चाहो तो, है ना। तो क्या हुआ, CaO बन गया, क्विक लाइम बन गया और CO2 रिलीज हो गया, समझ गए। आ जाओ अभी आगे चलते हैं, ठीक है। इतना तो जरूरी था भाई, पूरा हर एक लाइन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखना तुम लोग अच्छे से। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ गए। अब पेयर हम लोगों ने क्या करा, हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ ली है मैं जानता हूं, पर भाई हर एक रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए होगे अभी तक तो, ठीक है। अब क्या करा उस लड़की ने, फिर से एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, भाई मजा आ रहा है उसको एक्सपेरिमेंट करने का, अरे नई नई चीजें बन रही है यार। तो क्या करा उस लड़की ने, फिर से ले लिया भाई टोंग, टोंग क्या है, वो क्या चीज जैसा स्ट्रक्चर, एक गर्म बॉइलिंग मतलब बॉइल होती हुई ट्यूब ले ली और लेड नाइट्रेट ले लिया। इस बार इस लड़की ने क्या करा, लेड नाइट्रेट ले लिया इस लड़की ने और बर्नर के नीचे के रख दिया गर्म होने के लिए, इसलिए बॉइल हो रहा था। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड यानी कि Pb से रिप्रेजेंट हो जाता है, नाइट्रेट अभी आ गया जाएगा NO से रिप्रेजेंट, मतलब अब वो तो डिपेंड करता है ना, NO4 बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। क्या करा, NO32 बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PbNO32 जो था हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था, तो अभी तक हम डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ रहे। PbNO32 था, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था, लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको। इसको उस लड़की ने गर्म कर दिया मेरे भाई, बर्नर के नीचे रख के गर्म करने के बाद क्या हुआ, PbO बन गया। कैसे याद करोगे, PbNO32 जो था उसको गर्म किया तो पब्बो बन गया मेरे भाई, पब्बो बन गया, PbO बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और पब्बो तो बन चुका है तो NO कहां जाएगा, NO भी प्रोडक्ट में बनेगा तो NO2 बन गया और ऑक्सीजन बन गया, बस ऐसे याद कर लेना मेरे भाई। और क्या, NO तो निकलेगा ही निकलेगा ना प्रोडक्ट में, समझ रहे हो,
NO डाला है रिएक्टेंट में। अरे तुमने अगर शेक बनाते वक्त मैंगो को डाला है तो भाई मैंगो तो निकलेगा ही निकलेगा ना। जब तुम शेक पियोगे रिएक्टेंट, समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट में शेक पियोगे तो। अब आ जाते हैं और आगे। ये भी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यार, हर एक एक्टिविटी, हर एक फिगर। क्या करते हैं हम लोग, चाइना डिश नाम की एक चीज ले लेते हैं। चाइना डिश नाम का ये बर्तन सा है, इस बर्तन को ले लिया। इस बार क्या हुआ, उस लड़की ने एक बर्तन ले लिया और बर्तन के अंदर सिल्वर क्लोराइड डाल लिया। सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं Ag। Ag क्या हुआ, तो वो वाला Ag यहाँ पर आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड आ जाते हैं कल, यानी कि Cl। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, Cl, AgCl, समझ गए, AgCl। तो चाइना डिश के अंदर AgCl डाल दिया, ठीक है, तो AgCl, ठीक है, AgCl था चाइना डिश के अंदर। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, खिड़की खोल दी, तो क्या हुआ, धूप आ गई भाई, और क्या, सनलाइट आ गई। सनलाइट के आते ही भाई ये हो गया, इसके अंदर कुछ तो हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया खतरनाक वाला, और ये Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। समझ गए, इनका डिकम्पोजिशन बन गया, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। बाकी इन लोगों ने कुछ नहीं कर रखा, वो कर रखा है बैलेंस से। तो 2AgCl था, सनलाइट के प्रेजेंस में आते Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ठीक है, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। अब देखो AgCl की तरह ही AgBr भी कर देता है यही काम, क्या दिक्कत की बात है। पर हमने AgBr पढ़ा क्यों, ये देखना, AgBr को सनलाइट के अंदर डाल दिया, ये भी Ag और Br में अलग अलग हो गया, और क्या चाहिए, Br फाइनली अलग हो गया, तो वैसे ही Br भी अलग हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, इस रिएक्शन की मदद से ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसकी मतलब वो यूज होता है, मतलब ये रिएक्शन ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी नाम की एक फोटोग्राफी होती है, उसके अंदर यूज हो जाता है। समझ गए। अब ये देखो, ये तो तुम ऐसे ही कर दोगे, नहीं कर दोगे, सच में ये तुम नहीं कर सकते। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए X यूज होता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, लिख देंगे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबोव विद वाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाटर का रिएक्शन भी इसका दिखा देना है। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, व्हाइट वॉशिंग की शुरुआत किसकी वजह से हुई थी, CaO की वजह से हुई थी कि नहीं हुई थी। CaO ने पानी के साथ रिएक्ट दे मारा तो CaOH2 बन गया था, याद आया, याद आया। हीट भी रिलीज हुई थी बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट में हुई थी कि नहीं हुई थी। फिर इसी CaOH2 को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड कर दिया था, तो क्या हो गया था, CaCO3 बन गया था, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइमस्टोन बन गया था यार। इतना आसान है, समझ गए। तो अब यहाँ पे वही X पूछ रहे हैं भाई, कोई तो X नाम की चीज है, तुम्हें ये बताना है कौन सी थी। तो व्हाइट वॉशिंग की शुरुआत हुई थी CaO से, यानी कि क्विक लाइम से, तो उसी का नाम ले देना है। समझ गए, समझ गए, उसी का नाम ले दिया। अब नेम द सब्सटेंस X बोल रहे हैं, इसे क्विक लाइम कहते हैं मेरे भाई। क्विक लाइम भी लिख देना, क्विक लाइम भी लिख देना, और क्या लिख देना, कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख देना, कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख देना। समझ गए, और CaO भी लिख देना भाई। सब कुछ लिख दिया, मार्क्स से नहीं कट सकते, काट के दिखा दो। राइट इस फॉर्मूला, फॉर्मूला CaO, ये लिख दिया, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X। अब CaO की बात करें, जो CaO है नेम्ड अबोव विद वाटर, ठीक है, ये जो X वाला है इसका वाटर के साथ रिएक्शन दिखा दो। वाटर के साथ क्या दिखा दो, रिएक्शन दिखा दो एक बारी, मजा आ जाएगा हम लोगों को अगर आपने रिएक्शन दिखा दिया तो। CaO प्लस में H2O यानी कि वाटर मेरे भाई, CaOH2 बनेगा और हीट रिलीज हो जाएगी मेरे भाई, वो भी लार्ज अमाउंट में। समझ गए। इन सब का नाम नीचे लिख देना, इसका नाम लिख देना यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर वाटर, या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो वो लाइम होता है, कौन सी लाइम थी, है ना, जो भी लाइम थी वो लिख देना, और यहाँ पर हीट रिलीज होगी, ये सब लिख देना। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो डिस्प्लेसमेंट से? भाई अगर ए बी प्लस में सी डी है तो ए लात मार देता है सी को, यानी कि ए डी बन जाता है, और बेचारा सी अलग हो गया है। ए ने तो सी को हटा दिया, चल हट, और बी के साथ वो खुश था ही नहीं कभी, इसलिए वो डी के साथ डी, देखो ए और डी की अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, पर ए को बी के साथ रहना पड़ रहा था, और सी और बी की अच्छी दोस्ती थी, तो सी को भाई डी के साथ, पर क्या करे, सी को डी के साथ रहना पड़ रहा था, तो ए क्या करता है, ए सी को हटा देता है और डी के साथ आ जाता है, और बी सी के साथ आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी, तो यहाँ पर ए डी प्लस में बी सी बन जाता है। समझ गए? यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, और कुछ नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, तो बहुत आसान है। देखो Fe यानी कि आयरन होता है, आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, और वो जितनी भी एक्टिविटी है वो यहाँ सब कवर हो जाएगी। Fe को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन हमने वही फिर से बीकर ले लिया, फिर यहाँ पर CaUSO4 डाल दिया, है ना, ये पानी जैसा होता है, एक्वस लिख दिया, ठीक है, तो ये सब लिख दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने Fe डाल दिया, यानी कि आयरन डाल दिया यार, आयरन डाल दिया है CuSO4 के अंदर। तो Fe जो होता है वो Cu को लात मार के भगा देता है और SO4 के साथ बैठ जाता है। समझ गए? हमेशा Fe आगे वाले को हटाएगा और पीछे वाला अकेला रह जाएगा। समझ रहे हो? नहीं, देखो Fe हमेशा Cu को हटाएगा, तो FeSO4 हो गए ना, Fe और SO4 की दोस्ती हो गई, Cu को लात मार के हटाया, तो यहाँ पर Fe आ गया, यहाँ पर Fe आ गया, और Cu को लात मार के निकाल दिया, तो Cu कहाँ पर है? Cu अपना यहाँ पर रो रहा है, खड़ा हूं आज भी वहीं वो वाला, ठीक है, तो Cu अपना बाहर आ जाता है। समझ गए? ऐसे ही CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर जिंक भाई साहब को डाल दो, जिंक जी डल जाएंगे, वो Cu को फिर से हटा देंगे, चल हट कह के, चल हट, तो Zn Cu में जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, और Cu बेचारा फिर से अकेला खड़ा हो जाएगा। समझ गए? अब आ जाता है लेड को अगर हम कॉपर क्लोराइड के अंदर डाल देते हैं तो PbCl2 बन जाएगा, फिर से Cu को हटा देंगे, हट कर देंगे, तो PbCl2 बन जाएगा, और Cu फिर से खड़ा है आज भी वही। समझ गए? अब आ जाता है डबल डिस्प्ले। अभी मैंने जो बताया था वो मैंने जो बताया ए और बी वाला, अभी फिर से एक बार ढंग से बता देता हूँ। ए प्लस में BC करोगे तो ए भी बन जाएगा मेरे भाई, और सी निकल जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो बताया था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। समझ गए होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो भी मैंने बताया ना सर, याद रखना, ये नहीं भूल जाना है भाई, ये सब तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, और ये वाला तो बहुत जरूरी है। बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर कलर बन जाएगा मेरे भाई, और कुछ नहीं, कलर बन रहे हैं इसके अंदर। अब जो BaCl2 था, ये जो बनेगा ये व्हाइट कलर का बनेगा। समझ गए? ये व्हाइट कलर का बनेगा BaSO4, इसलिए याद करना जरूरी है, क्योंकि आ जाता है कि भाई पूछते हैं व्हाइट कलर का क्या बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, NO2SO4 जो है मेरे भाई, यानी कि सोडियम सल्फेट जो है मेरे भाई, इसके अंदर BaCl2 डाल देंगे, BaCl2 डाल दिया। अब ध्यान से देखो, जो Na था वो Ba की जगह आकर बैठ जाएगा, तो Cl और SO4 बच गए भाई। देखो ध्यान से, Na जो था वो Ba की जगह आकर बैठ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब है Na यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर NaCl आ गया, Cl तो पहले से ही था, उसने Br को बस हटा दिया, चल हट, और Cl जो था वो यहाँ पर पहले से ही था, तो यहाँ पर NaCl ही बनेगा। समझ गए? पर जो Ba हट गया मेरे भाई, Ba तो अकेला रह गया, पर SO4 भी तो अकेला रह गया अगर Na चला गया तो। ये दोनों अकेले अकेले रह गए, तो ये दोनों दोस्ती फ्रेंडशिप कर लेते हैं मेरे भाई, तो BaSO4 बना लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Na ने क्या करा, Ba को टक्कर मारी, चल हट, और BaCl बन गया। समझ गए? Ba बेचारा हटा दिया गया, तो ये SO4 के साथ जाके जुड़ गया। समझ गए? तो यहाँ पर क्या बना, Na2SO4 BaCl2 करा, तो यहाँ पर BaSO4 और NaCl बन गया यार। समझ गए? और ये जो है BaSO4 होगा, ये व्हाइट कलर का बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अगर
एक नीचे ऐसा स्ट्रक्चर सा बच जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है जो सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल है। समझ गए? इतना मोर देन इनफ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये और पढ़ लो। क्या reactions in which there is a exchange of ions between the reactions are called double displacement reaction, ठीक है। अब ये और देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्चुअल में ये क्या होता है मेरे भाई, अगर तुम फर्दर 11th या 12th में लोगे तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब पूरे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये अलग अलग लिख गए, इन दोनों को एक साथ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन याद करने हैं। फिर से हमने चाइना डिश उठा ली, वो बर्तन उठा लिया चाइना डिश वाला। बर्तन उठाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर कॉपर पाउडर कॉपर पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पाउडर आएगा, ये एनसीईआरटी ने गलती से मिस्टेक कर दी होगी। यहाँ पर कॉपर पाउडर आएगा ना कि पावर। कॉपर पावर कैसे आ गया यार, ये दिख नहीं रहा क्या, कॉपर पावर लिखा हुआ है, कॉपर पाउडर आएगा, तो हमने इसके अंदर ये डाल रखा है चाइना डिश के अंदर, ठीक है। ये वायर गोज जैसा कुछ स्ट्रक्चर सा बना दिया है, और ये ट्राइपॉड जैसा स्टैंड सा बना दिया है, और बर्नर लेके बैठे हैं, इसको भी जला रहे हैं, इसको भी हीट दे रहे हैं, हर एक चीज को हीट दे रहे हैं। तो जो कॉपर है ना मेरे भाई, जो ये कॉपर का पाउडर है, कॉपर को हम लोग CO नहीं लिखते हैं, वो कोबाल्ट को लिखते हैं मेरे भाई। कॉपर को हम लोग CU लिखते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को क्या पता क्यों लिखते हैं, ठीक है। CU लिखते हैं, सच बताऊं तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्चुअल में हम लोग ये दूसरी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे ना कॉपर को, तो ये कप्रीशियम बन जाता है। कॉपर को हम लोग कप्रीशियम भी कहते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है वो। एक सेकेंड, ऐसी सी कुछ तो स्पेलिंग वगैरह होती है उसकी कप्रीशियम की, तो आगे का CU उठा के लिख देते हैं। तो कॉपर तो हम लोग बोलते हैं, वो लोग कप्रीशियम बोलते होंगे, तो CU आ जाए यहाँ से। तो CU को हम लोग O2 आ गया क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में वगैरह वगैरह, फिर हीट देंगे तो CuO बन जाता है। ये बात याद रखने, पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर का पाउडर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, तो ये CuO बना है ना कॉपर ऑक्साइड, ये काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। समझ गए? समझ गए? समझ गए होगे भाई, और क्या, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमने कॉपर को गर्म कर दिया था तो CuO बन गया था, अभी CuO को भी हम लोग गर्म कर देंगे ना वापस से, तो H2 और हीट कर लगा देंगे, हाइड्रोजन गैस, और हीट के साथ कर देंगे काम, तो ये कॉपर बन जाएगा, और क्या, कॉपर बन जाएगा और पानी निकल जाएगा, ठीक है। पर ये वाला जो कॉपर होगा मेरे भाई, ये ब्राउन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हमने कॉपर क्या लिया था, ऊपर भी हमने कॉपर मेरे भाई ब्राउन ही कलर का दिख रहा है ना, बस, और क्या, और क्या चाहिए मेरे भाई, वो समझ गए होगे अभी तक तो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझा देता हूं मेरे भाई। ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन में इसको ऑक्सीजन मिल गया, और क्या, H2 था इसके, ये H2 था, क्या था, H2 था। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन मिल जाएगा इसको, तो H2O बन जाएगा। समझ गए? क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। CuO था इसके पास, रिडक्शन हो गया यानी कि इससे O छीन लेंगे, रिड्यूस करवा देंगे इसका O से, तो ये Cu बन जाएगा, क्योंकि O तो छीन लिया किसने, H2 ने छीन लिया, और क्या भाई, ऐसे ही छीना वगैरह छीनते वगैरह रहते हैं, यही होता है रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? यहाँ ZNO प्लस में C था, ZNO प्लस में C था, क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसलिए इसने O छीन लिया, इससे बच गया ये अकेला, तो इसका हो गया रिडक्शन, तो Zn बन गया। समझ गए होगे अभी तो, समझ गए होगे। अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने कोरोजन के बारे में सुना है, कोरोजन के बारे में पता है भाई, सबको पता है। कोरोजन के अंदर क्या होता है, जब एक मेटल को मॉइस्चर जैसे एरिया में रखते हैं, हवा में रख देते हैं जहां पर H2 वगैरह होता है, तो वो कोरोड होने लग जाता है, यानी कि वो आपने पढ़ा होगा आयरन, वो रस्टिंग ऑफ आयरन सुनी होगी, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है, तो कोरोड होता है। तो उसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जैसे कि काले रंग का बन जाता है सिल्वर, हरे रंग का बन जाता है कॉपर, ये सब पता होगा। आ जाओ, शिप्स पे देखा होगा,
वो जंजीरें होती हैं उनपे देखा होगा, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे सवाल है, इनको भी कर देते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? सोचना पड़ेगा ये सवाल पूछा कहां से है। CuSO4 की बात कर रहे हैं, CuSO4 की बात कर रहे हैं, याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपको ये देख लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ तो है, क्योंकि CuSO4 वही था, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, चेंज कर लेता है जब आयरन नेल उसके अंदर डुबाया जाता है, डिप करा जाता है। तो इसका मतलब कि कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसको ये कह देना है कि देख देख मेरे छोटे भाई, Fe को हमने अगर CuSO4 के अंदर डाल दिया ना, तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, तो FeSO4 बन गया यार, FeSO4 बन गया और Cu बाहर निकल गया। समझ गए? Fe ने Cu को जाके हटा दिया, चल हट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो FeSO4 बन गया, Cu अकेले रह गया, यानी कि खड़ा है ये आज भी वही जहां पर पहले था। हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब पूछ रहा है एक एग्जांपल दे दो भाई हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इससे आसान सवाल आ सकता है। मैंने कम से कम 4 या 5 रिएक्शन के एग्जांपल बताए थे, तो वो वाला लिख दो, कुछ नहीं करना। Na2SO4 प्लस में BaCl2 ये प्रोडक्ट बनेगा। नहीं नहीं, हाँ ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बना था, NaCl प्लस में BaSO4, इसको अपना बैलेंस करके लिख देना है, बात खत्म। इससे आसान क्या है? Na2SO4 नहीं होगा तो NaSO4 होगा, जनरली दोनों होते हैं, ठीक है, मैंने बहुत देखा हुआ है, तो वो सब जनरली होते हैं। अब व्हाट यू हैव लर्न, ये फालतू की चीजें, ये सब बच गए छोटे मोटे सवाल, इनको हम आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर 1 खत्म होता है। बहुत आसान चैप्टर था भाई। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी भी करनी नहीं आई, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटी सी वीडियो होगी, पूरा ऐसे सेकंड्स में सोल्व करने सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।